कोई स्पेलिंग में आप बगैर इनविजिबल के कह दें कि जी वेस्ट जो है ना हवा में नहीं उड़ती, मॉइस्चर हवा में नहीं उड़ता, 14% वेस्ट मॉइस्चर लगते आता है सेंट की कॉटन से या इम्पोर्टेड भी फ्रेश, तो यहाँ आके 6-7% रह जाती है, वो पानी उड़ गया, वो तो इनविजिबल बन जाना है। जब खाते में आपका माल चल रहा है तो उसमें जो फ्लक उड़ती है दैट इज ऑल इनविजिबल, तो 1-1.5% इनविजिबल तो लाजमी होना ही होना है। अगर ये उसमें नहीं है फॉर्मूले में तो आई वुड रिक्वेस्ट IOCO वाले यहाँ बैठे हुए उसको इम्प्लीमेंट, उसके अंदर लिखने के अंदर इसमें 20% में 1-1.5% इनविजिबल है, रेस्ट इज फिजिकल लॉस। तीसरी बात आपने भी की चेयरमैन साहब के, हम कराची में इसकी प्लेट को डिटरमिन करते हैं। अच्छा इशू ये है कि जो डिपार्टमेंट का व्यू है कि जी जीडी वेट, जीडी तब वेट तब होता है जब जीडी बन चुकी होती है। जीडी बनने के बाद जो आपने कहा 98%, अब सिस्टम ये है कि जो सर्वेयर हैं वो 98% लोग कराची में अगर करा भी लें तो जीडी बनने के बाद वो वेट करते हैं, लेकिन वो ये इंसिस्ट करते हैं कि जब हम बेल टू बेल आपकी प्रेमिसेस पे वेट करेंगे। कराची में 4000 बेल को खोल देना और वेट करना और फिर उसका वो करना और फायर के इंसिडेंट्स को अवॉइड करना, ये इम्पॉसिबल। तो वहां पर बेल टू बेल वेट नहीं होता, और जीडी जो बनती है वो बनती है इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वेट के ऊपर, पैकिंग लिस्ट के वेट के ऊपर जीडी बन जाती है। जीडी बनने के बाद वो माल वहां पे अगर सर्वेयर चाहे तो वहां पे पूरा कंटेनर वेट कर ले, अगर नहीं चाहेगा तो वो मिल पे आके साइड पे कर लेगा, और इवन वो अगर वो कराची में करेगा भी सर्वेयर तो भी उसने सेकंड स्टेप में मिल पे आके रीवेट करना है, और रीवेट करके फिर उसका वो सर्टिफिकेट देना है कि आपकी ये शॉर्टेज है। अच्छा 99% केसेस में शॉर्टेज ही होती है, प्लस नहीं होता कभी भी। ये इतना है हमारे शरीफ सप्लायर नहीं है, मैं भी कहूँ कि हमें ज्यादा वेट देंगे, और ये एक कॉटन चीज ऐसी है जिसमें मॉइस्चर होता है, इसमें वजन, कई पैरामीटर्स हैं, इस वजह से इसके ऊपर भी गेमिंग जरूर चाहिए कि ये वेट जो ऑफिशियली अलाउड है, सप्लायर एग्री कर रहा है, रेमिटेंस हो गई, पेमेंट हो गई, वहां से पेमेंट आ भी गई, तो उसके ऊपर क्यों उसके ऊपर हर्डल आ रहा है कि ये भी आपके हम ये भी वेट एक्सेप्ट करें। तो दीज आर माई। अच्छा एक मेरा पॉइंट अगर आप अलाउ करें, अच्छा ये जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, अगर वो चेयरमैन साहब उसको वो करने हमारे मेंबर साहब CFS में डायरेक्ट, वो भी ठीक है, लेकिन जब तक ऑडिट नहीं होता उस वक्त तक ये कराची से एनकैशमेंट ऑफ चेक्स की एक रूटीन शुरू हो गई, नोटिस आने शुरू हो गए कि आप चेक्स जो है ना वो एनकैश हम कर लेंगे, क्योंकि आपका ऑडिट नहीं हो रहा। अब ऑडिट नहीं हो रहा तो उधर से आपके ऊपर वो तलवार सर पे चढ़ी हुई है कि ये एनकैशमेंट आ गई, तो कहाँ जाए हम, क्या करें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप या तो उनको रोकें या यहाँ पे ऑडिट एक्सपर्टाइज करें, और जो विद इन द पैरामीटर्स हमारी रिक्वायरमेंट है, जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, विद इन द लीगल फ्रेमवर्क वो एक्सेप्ट करें और उसको लीगली ऑडिट को एक्सपर्टाइज करवा दें, इससे फिर लोग फैसिलिटेट होंगे और नए मेंबर आएंगे। सर एग्री कर लिया, पॉइंट्स वेल टेकन। मैं मेंबर साहब से फिर रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इस तरह के कंसर्न्स और ये सारे ऑपरेशनल कंसर्न्स हैं, जो स्पिरिट है सारी स्कीम्स का, वो स्पिरिट ये है कि हमने X क्वांटिटी इंपोर्ट की और Y क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर दी विद वेस्टेजेस एडेड ऑन। ये जो छोटे छोटे इरिटेंट्स हैं ऑडिट रिलेटेड या वेस्टेजेस रिलेटेड, एज लॉन्ग एज अगर मैंने सपोज करें 2000 टन कॉटन इंपोर्ट की अंडर मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड एंड उसके अगेंस्ट corresponding export over a period of 2 years, या 2+1 grace period 3 years में मैंने शो कर दी with everything transparent, तो inheritance का कोई ना कोई हमें along the way हल ढूंढना है, क्योंकि inheritance की वजह से फिर members discourage होते हैं, time waste होते हैं, और जिस तरह जब आप आखिर दफा आए you graced us with your presence, तो हमने आपको जनरल इंप्रेशन कन्वे किया कि जो आपकी की टीम कराची पोर्ट पे या सिंध में, वो सब हमें अपने ही सिंध वाले मेंबर्स से ये इंप्रेशन मिलता है कि वहाँ ज्यादा यूजर फ्रेंडली है एंड वहाँ ये सारे इश्यूज फेस नहीं होते जितना हमें पर्टिकुलरली यहाँ फेस होता है। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो छोटे छोटे हमारे इरिटेंट्स हैं, वेस्टेज रिलेटेड, ऑडिट रिलेटेड, वेट शॉर्टेज रिलेटेड, इनका we will have to figure out something जहाँ ये सारी स्कीमें जो है वो ज्यादा स्मूथ एंड स्विफ्ट हो जाए। जी बिल्कुल। Can I come in at this point? Sir,
Absolutely. जी बिल्कुल जी, ऑब्जेक्टिव वही है जो आपको इम्प्रेशन किया है। वी वांट कि ये सक्सेसफुली हम ट्रांजिशन करें, और ये जो सक्सेसफुल हमारी ट्रांजिशन है उसकी सक्सेस का क्राइटेरिया ये होगा कि प्राइवेट सेक्टर बोले कि जी ये सक्सेसफुल है, हम खुश हैं, हमारे लिए आसान है। हमने लोग जो इकट्ठे किए हैं उसके अंदर एक तो जो कलेक्ट्रेट वाले हैं, मैडम अमरीन तारड़ हैं, उनकी टीम है जो कि आपके साथ इसमें इन्वॉल्व है इस चीजों में। दूसरे हमने आईओसीयू वाले भी यहाँ पे बिठाए हैं, वो भी आपकी बातें सुन रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तीसरा ना, हमने रिफॉर्म एंड ऑटोमेशन वालों को ऑन बोर्ड रखा है ताकि वो आपकी चीजें बनाती जाएं। और इसमें एक स्पेशल मेरे जो ट्रबल शूटर हैं वो नैयर शफीक हैं, कलेक्टर संबड़ियाल, जिनको मैंने रेगुलेटरी रिव्यू के हवाले से रखा है कि वो असिस्ट करेंगे बोर्ड में। जो बोर्ड की हमारी टीम है जो कि रिफॉर्म्स की साइड पे है या एक्सपोर्ट की साइड पे है, वो भी आज मेरे साथ इस कमरे में मौजूद है। तो वी विल वर्क टुगेदर एज अ होल टीम टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो मैं नैयर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नैयर यार, ये जो 2-3 चीजें आ रही हैं सामने, एक तो ये है कि जो वो वैल्यूएशन के हवाले से कॉटन वेस्ट की बात कर रहे हैं, इसको जरा आप स्टडी करके मुझसे डिस्कस करें। दूसरा ये जो एक इशू है कि वो जब तक ऑडिट कंप्लीट नहीं होता है, ऑडिट कंप्लीट ना करने में हमारा भी इशू होता है कि जी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, उतने लोग नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हम ज्यादा मांगते हैं, स्कोप ज्यादा होता है। इनको भी जाहिर है ये डे टू डे ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, इनको भी रिकॉर्ड सप्लाई करने में टाइम लगता है। तो ये जो टाइम लैग है उसकी वजह से लोगों का काम जो रुक जाता है वो रुकना नहीं चाहिए इन जनरल। और दूसरा ये है कि जो अभी इनको हम ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, हमने 100 से ज्यादा लोग ले लिए हैं लेकिन 1200 लोग तो अभी भी बाकी हैं। तो हमने लेस देन 10% को अभी तक ईएफएस पे लिया है, मोर देन 90% तो बाकी है। तो उसके लिए उनको ट्रांजिशन करने में हम ये क्या करें कि हम ऑडिट ना करें, मे बी हम 2 चीजें कर लें। एक तो ये है कि जैसे स्टॉक टेकिंग इन्होंने बोला है कि अगर दिन में 3 यूनिट्स की स्टॉक टेकिंग हो सकती है तो वो तो बड़ा तेज काम हो सकता है कि जी स्टॉक टेकिंग कर लें। दूसरा, मे बी अगर आपको कोई डेटा भी चाहिए है तो एक स्पेशल रिटर्न कोई 1 या 2 पेज का बनवा लिया जाए कि जी ये आप साथ हमें डेटा दे दें कि आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था, कंज्यूम कितना हो गया, एक्सपोर्ट कितना हो गया, वगैरह वगैरह। तो 1-2 पेज का ये रिटर्न बना के दे दें, एक ये इनकी स्टॉक टेकिंग करा लें, साथ एक ये अंडरटेकिंग दे दें कि फ्यूचर में ईएफएस में शिफ्टिंग के बाद पिछली स्कीम की अगर कोई भी लायबिलिटी निकलती है तो आफ्टर द ड्यू लीगल प्रोसेस हम पे करने के लिए बाउंड होंगे। ये करके हम इनकी ट्रांजिशन करा दें। तो ये दूसरी चीज है जिसके ऊपर आप प्लीज इसके अंदर काम करें कि इनको हमने कैसे करना है। और तीसरा, ये जो वेट शॉर्टेज की बात कर रहे हैं उसका भी कोई सिस्टम रख दें कि अगर पोर्ट के ऊपर हो जाए तो भी ठीक है, पोर्ट पे नहीं होता है तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर ये हमें कन्वे कर दें, मंथली बेसिस पे शायद कंसाइनमेंट्स का कर दें या विद इन अ वीक कर दें, कुछ हमें कर दें ताकि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाए। पुराने वक्त होते थे जिसमें लिखा होता था कि फैक्ट्री अगर चलाएगा एक्साइज के तहत तो अगर फैक्ट्री उसको बंद करनी होगी तो इतने पीरियड के अंदर वो इंटीमेशन करेगा कि फैक्ट्री बंद हो गई। तो वो सब्सिक्वेंट इंटीमेशन वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि जी कोई चीज हो सकती है। तो नैयर इसके ऊपर आपने काम करना है इनके साथ मिलके और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालने हैं जो इनके लिए भी इजी हो और जो डिपार्टमेंट के जहन में है कि हमने चीजों को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना है, मिसयूज नहीं होने देना है, सम बैलेंस बिटवीन द टू साइड्स हमने करना है। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड नाउ नैयर? Sir, can you hear me? जी, we can hear you loud and clear. Yes, we can. सर, ऑलरेडी जो एप्लीकेशन का फॉर्म ईएफएस में आता है उसमें लास्ट 2 सीरियल नंबर्स में जो एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स अवेल कर रहे होते हैं उनका वो डिक्लेरेशन देते हैं कि कितना उनके पास बैलेंस पड़ा हुआ है। सिर्फ इशू ये है कि सर ये मैनुअली एप्लीकेशन में तो आ रहा है लेकिन जो हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें ये 2 हेडिंग्स नजर नहीं आती हैं, तो वो फिर सिस्टम में काउंट फॉर नहीं हो रही हैं उस हिसाब से डिक्लेरेशन के अंदर। लेकिन ये है कि सर आई थिंक कि ऑडिट इज, मैं तो जो मेरी अपनी अभी तक की असेसमेंट है इसमें कि ऑडिट अभी एसेंशियल नहीं है उस लिहाज से कि जब भी हम ईएफएस की इनको फैसिलिटी ऑफर करते हैं तो उन्होंने जो एग्जिस्टिंग बैलेंसेस है वो भी यूटिलाइज करने का ऑप्शन रखा हुआ है और सिस्टम में अवेलेबल है, और वो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स की इंपोर्ट्स उन्होंने की होती हैं उसकी यूटिलाइजेशन वो कर सकते हैं, वो उनको नजर आती हैं ईएफएस के लाइसेंस के थ्रू।
तो इस हद तक तो डेक्लेरेशन तो उनकी तरफ से आ रही होती है कि जी ये हमारे पास बैलेंसेस पड़े हैं और वही बैलेंसेस वो ईएफएस में अवेल भी कर सकते हैं। बाकी सर ऑडिट का जो है वो बाद में भी प्रोसेस किया जा सकता है, जैसे जो ड्यू टाइम में जो ऐसे केसेस जिनमें के अनयूटिलाइज्ड बैलेंसेस थे उसका बॉन्डेड स्कीम्स में ये सेफ ट्रांसपोर्टेशन होती है और इनकी जो एट द पोर्ट ऑफ एंट्री इनकी एग्जामिनेशन भी है और असेसमेंट भी है। अगर तो कोई ऐसा वेट लॉस ड्यू टू ट्रांसपोर्ट हो गया तो वो अबेटमेंट तो उसकी मिल जाती है। इसके अलावा अगर बॉन्डेड वेयर हाउस में भी आ गया है तो वो बॉन्डेड वेयर हाउस के हद तक तो अवेलेबिलिटी है कि उसमें भी अबेटमेंट का एक सेक्शन है जिसके तहत वो मिल जाती है ड्यूरिंग दी स्टोरेज। अगर उसमें कोई वेपर कंटेंट खत्म हो गया तो उससे भी वेट है। बाकी सर आईओसीओ के पास तो थर्ड ऑप्शन है कि वो इनविजिबल वेस्टेज का कंपोनेंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो वेस्टेज ऑफ ये वैल्यूएशन ऑफ वेस्ट वाला इशू है सर, इसमें मैं जरा वो स्पेशली विद रेफरेंस टू दिस कलेक्ट्रेट ये है कि हमारे यहाँ पर एक मेटल प्रोसेसिंग सेक्टर भी है बहुत बड़ा और वो ऑलरेडी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड और ईओयू एंड मोस्टली इन ईपीसी वो ऑपरेट कर रहे हैं। इनका तो सिस्टम जो है वो है यही कि इनकी 10% जो है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट हो रही होती है, बाकी 90% वेस्टेज है। तो वेस्टेज के कंपोनेंट बाकी भी जो इंडस्ट्रीज है उनमें भी वेस्टेज का एक मुनासिब कंपोनेंट होता है। तो इसके सर इस वक्त ये जरूरी है कि जो आईओसीओ डिटरमिन करते हैं ना, जिसमें वेस्टेज भी डिटरमिन करते हैं, तो उस नेचर ऑफ वेस्टेज के हिसाब से अगर वो उसकी पीसीटी भी मेंशन कर दें तो वो फिर वेस्टेज का जो डिस्पोजल है वो हम थ्रू एक्स बॉन्ड जीडीज भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। अगर उसके साथ हम लिंक कर लेंगे ये वेस्टेज का ये पीसीटी है और फिर उसका फिर आगे उसका जो डिस्पोजल है वो फर्दर अकाउंट फॉर हो जाएगा। क्योंकि सर हमारा इस सिस्टम के अंदर जो सक्सेस अगर ईएफएस में है वो तभी होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ले लें और वो तभी होगी कि जितने भी पॉसिबल जो सिनारियोज हैं ईएफएस के अंदर उसकी हम ऑनलाइन जो है वो किसी हवाले से अकाउंट फॉर हो जाएं। जैसे अगर हम आउटपुट गुड्स हैं वो अगर डोमेस्टिक सेल कर रहे हैं तो उसकी तो अभी वो ऑलरेडी बन ही रही है, मॉड्यूल बन रहा है। फिर जो रॉ मटेरियल्स हैं यानी अनयूटिलाइज्ड इनपुट है उसकी भी एक्सपॉन्ड जीडी फाइल हो जाए और इवेंचुअली जो फैक्ट्री रिजेक्ट्स और वेस्टेज है उसकी भी जीडी फाइल करने का ऑप्शन आ जाए, ताकि जो भी एलिमेंट जो है वो अगर सिस्टम से ईएफएस से बाहर भी जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो तो अकाउंट फॉर हो ही रहा है और बाकी जो बाहर जा रहे हैं वो थ्रू एक्सपॉन्ड जीडीज अकाउंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास सिस्टम के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ रही हैं। तो फिर वो नेचुरली वैसे ही है जैसे आप टेम्पररी इंपोर्ट के जरिए कोई भी गुड्स बाहर से मंगवाते हैं, उसकी डेबिट कोड जो है वो कोटा डेबिटिंग हो जाती है और इवेंचुअली रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको शो करता है कि ये जीरो हो गया है। तो सिस्टम भी आपको एक तरह से ऑडिट करके सारा कुछ दे रहा होता है। ठीक ठीक ठीक, वो जो सिस्टम वाली चीजें हैं वो तो बाय एंड बाय बनती जाएंगी, उसके लिए हमारे साथ है मौजूद एंड ही इज कमिटेड, जो डीजी है रिफॉर्म्स ऑटोमेशन। मैं एसेंशियली चाह रहा हूं कि जी प्रोसेस को आप देख लें कि प्रोसेस जो है वो बर्डनसम ना हो। वी हैव टू हैव अ बैलेंस जिसके अंदर जो डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के हवाले से सेफगार्ड्स रखने वो मौजूद हो, लेकिन उसका बोझ इतना ना हो कि काम रुक जाए या इनको बहुत ज्यादा बोझ उठाना पड़े। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। तो आप इनको प्लीज इनके साथ ये सारी चीजें मजीद भी डिटेल में डिस्कस करके अगर आपके हिसाब से बोर्ड को किसी रेगुलेशन में कोई चेंज करनी है या कोई गाइडलाइंस इशू करनी है, आप हमारे साथ शेयर कर लो, ताकि जो गाइडलाइंस इशू करनी है हम इशू कर दें बोर्ड से कि ये वाला काम इस तरह से कर लें, आप इनसे ये बैलेंसेस ले लें और अंडरटेकिंग ले लें और आप इनको एंट्री की इजाजत दे दें ईएफएस में, बजाय इसके कि आप इनको बोलें कि अब आप ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कराएं, फिर वो 1 महीना इनको डॉक्यूमेंट देने में लगे, फिर हमारे लोग बोले अब मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैंने आना है, अब मैंने ऑडिट करना है। 1200 लोगों की ऑडिट तो मैं अगले 4 महीने में नहीं करा सकता हूँ ना, तो मैंने 1200 के लोगों के मैं ऑडिट नहीं करा सकता हूँ, तो आई शुड बी एबल टू डू ऑडिट ऑन अ सिलेक्टिव बेसिस। बाकी जो लोग हैं वो अपनी डिक्लेरेशंस वगैरह दे के, अंडरटेकिंग दे के और अपने जो स्टॉक्स हैं उनकी वेरिफिकेशन करा के सिस्टम में एंटर हो जाए। ईएफएस जो है मैं ये चाह रहा हूं कि 1 जनवरी तक इस तरह का ईएफएस हो जिसमें हमारे एप्टमा वाले और बाकी लोग भी बोले कि हमारी 95% रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल हो रही हैं। जो बाकी 5% की छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जी सेकेंडरी
क्वालिटी के गुड्स जो लोकली बिकने हैं वो अगर 1 जनवरी को नहीं भी होता है, वो मार्च में भी आ जाता है, उसको हम 2-3 महीने में टैकल कर लेंगे। लेकिन के जो डे टू डे इंपोर्ट्स के इश्यूज हैं और एक्सपोर्ट्स के इश्यूज हैं और जो अपनी बाकी पेपर वर्क के इश्यूज हैं, वो मैं चाह रहा हूं कि 1 जनवरी तक आ जाएं, ताकि तब हम इनको जाके बोलेंगे जी हमारे हिसाब से आपकी ऑल बिग थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, काइंडली आप मेहरबानी करें, अब आप ईएफएस के अंदर शिफ्ट हो जाएं अपनी चीजों के साथ। सो ये एक प्लान है। इसके अंदर आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इनके साथ ऑफलाइन भी रजा बाकिर साहब से रिक्वेस्ट करके टाइम लेके एंगेज हो जाएं और ये इनकी सारी जो चीजें हैं वो लेके आपने, अगर बोर्ड की तरफ से आपका ख्याल है कि वो कोई फील्ड फॉर्मेशंस को जरूरत है कि उनको हम कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शन दें, तो वो वी आर वेरी हैप्पी टू डू दैट। अगर आपको लगता है कि रेगुलेटरी चेंज आसान बना देगी तो वी आर वेरी हैप्पी टू डू दैट, प्लीज प्रोवाइड इट। ठीक है? राइट सर। Sir, very kind of you. Very kind of you. आपका positive attitude and spirit of cooperation, अंसारी साहब, is highly appreciated. मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा, ये प्रपोज करूंगा कि सारे को यूजर फ्रेंडली और एक्सपोर्ट फ्रेंडली करने के लिए आप इस तरह का भी स्टेप ऐड कर सकते हैं कि हम किसी ने अगर 1000 टन कॉटन या रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, उसके अगेंस्ट वो 1150-1200 टन फिनिश्ड प्रोडक्ट या whatever the exporter is exporting, वो आपको दे over a period of 2 years या stipulated time frame, as against कि ये सारे irritants जो हैं इनको खत्म किया जाए, आप हमसे एक्सपोर्ट और ले लें और आप हमें encourage करें कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करें and ये irritants खत्म करें, because onus of performance and the duty of exporting is purely on the exporter. अगर exporter एक stipulated time में कंप्लाई नहीं करेगा तो या उसको ड्यूटीज पे नहीं पड़ेंगे एक्सपोर्टिंग, या ही विल हैव टू मेक द नेसेसरी ड्यूटी सेव्ड, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी की पेमेंट। सो आप हमें एनकरेज करें कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं और ये छोटे छोटे इरिटेंट्स रिमूव हो जाए, तो दैट वुड बी बेटर। शायद हमारे मेंबर क्या सारे इरिटेंट्स रिमूव करें और हम आपको और ज्यादा एक्सपोर्ट देते हैं, जो आउटपुट अभी रिक्वायर्ड है उससे हम ज्यादा आपको आउटपुट अचीव करके देंगे। होल पर्पस है कि इसको यूजर फ्रेंडली। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, फुली एग्री। हमारा भी पर्पस यही है कि आप डिपार्टमेंट जो टाइम स्पेंड करते हैं वो आप बिजनेस के अंदर टाइम स्पेंड करें। यू शुड बी प्रोड्यूसिंग मोर, यू शुड बी एक्सपोर्टिंग मोर, यू शुड हैव टाइम टू इंप्रूव योर क्वालिटी, क्वांटिटी एंड एवरीथिंग। इसी में हम आपके साथ हैं। ये जो हम सारा इंशाल्लाह करने जा रहे हैं वो इसीलिए कि आपको लगे कि जो डिपार्टमेंट का सिस्टम है अब वो बड़ा रीजनेबल और फ्रेंडली हो गया है, चीजें हमारी सारी की सारी हो जाती हैं, वी कैन फोकस ऑन द बिजनेस। तो इसमें बिल्कुल हमारी भी डायरेक्शन यही है जो आपने फरमाया। थैंक यू सर। Just a few more questions. पहले इन-हाउस क्वेश्चंस कर ले, फिर उसके बाद क्वेश्चंस। जी, अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम नासिर है। लेकिन सर ये एक इशू ये था कि अभी इसका मैकेनिज्म है वो भी बता रहे हैं कि वो फाइन हो चुका है, लेकिन इसमें अभी सेक्शन 154 को फॉलो करते हुए उसकी कंप्लायंस करूंगा। 154 में इंटरनेट एक्सपोजर ऐसे कंज्यूमर और आप 1% दे और आप इंटरनेट एक्सपोजर स्टेटस में जाएगा, उसके तहत मैंने अंडरटेकिंग दी है। लेकिन अभी बहुत सारे मेंबर्स ये चल रही हैं ऐसे इंटरनेट एक्सपोजर को नजर आ रहा है कि जनाब इंटरनेट एक्सपोजर की तरह ये करते हैं, लेकिन एज इंटरनेट एक्सपोजर उसको उसका मैकेनिज्म टोटल मैकेनिज्म क्या है अभी तक ये बहुत सारे इसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी दिलवाने में बहुत बेहतर होगा। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो है मेरे दूसरी कंपनी में मैं मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड की रेट कर रहा हूँ और मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड में मेरी इस वक्त तक मैंने अपने टोटल डिस्पोजल कर दिया आपको जोड़ दिया और उसका ऑडिट भी कंडक्ट हो गया, ऑडिट सेटिस्फैक्टरी उसका क्लियर हो गया। तो क्या मैं अब इसको ईएफएस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? इसमें कोई इशू तो नहीं होगा?
और उसमें नंबर 3 पॉइंट ये है कि मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड है वो मुल्तान कलेक्टरेट से है, अगर मैं लाहौर कलेक्टरेट में तो फिर छुड़ाना चाहता हूँ तो उसमें कोई इशू ये जो सबसे आपका लास्ट क्वेश्चन है कि आपका यूनिट पहले आपके पास जो बॉन्ड है वो मुल्तान में आप लोग बॉन्ड में ले सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। हमारे पास प्रेसिडेंट्स हैं, हमने पहले ऐसे एप्लीकेशन किए। दूसरा आपका सवाल था इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर के हवाले से कि उसमें आपका मॉड्यूल अभी नहीं बना है, आप ये फरमा रहे हैं? हमारे ना वही आपका मॉड्यूल अभी फंक्शनल नहीं है, तो उस पे हम टेकअप कर लेंगे रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन में, और उस पे हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं, उसको हम एक्सपेडाइट करा देंगे। और जो तीसरा आपका था कि लाहौर में आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड है, उसका ऑडिट हो गया, कंप्लीट हो गया, वो आप बहुत आप अप्लाई कर दें एएफएस, उस पे आपको आसानी से एएफएस मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वो भी हो जाएगा। वो आप परसों की वर्कशॉप अटेंड करना जो मैंने डीजी कस्टम्स ऑटोमेशन को मैंने पूछा था इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के मॉडल के बारे में, वही आप ही का कंसर्न है, और परसों की वर्कशॉप अटेंड करना तो उसमें काम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी तारीख की सर और शानदार है कराची। ये जैसे एफबीआर ने स्कीम इंट्रोड्यूस की, मैंने और में 4 केसेस करवाए मैडम, और मुझे सर बड़ी खुशी है कि मुझे इतना कोऑपरेटिव स्टाफ, मैं आज तक मैडम कलेक्टर साहब के पास नहीं हूँ, मेरा निचले एडिशनल कलेक्टर और नीचे जो आपकी टीम है इंस्पेक्टर लेवल एंड अप्रेजर। मेरा नाम नोमान टैक्स कंसल्टेंट हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग एनी अमेंडमेंट इन वीक ऑफ मॉड्यूल, हम उसमें जब अमेंडमेंट के लिए डालते हैं तो इसके बाद हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जीडी फाइल नहीं कर सकते, तो हमारा ऑपरेशन 6 से 7 दिन के लिए रुक जाता है, जिसकी वजह से काम सफर होता है, डैमेज डिटेक्शन जो है वो भी बढ़ जाते हैं, और जो प्रोडक्शन लॉस होता है वो भी एक क्लियर कर रहा हो रहा होता है। दूसरा है सेक्शन 91B में एंसिलरी रिकॉर्ड का लिखा हुआ है कि इसको प्लीज अगर किसी क्लैरिफिकेशन के थ्रू इसको करें कि एलोबरेट कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट में हम जब इस वर्ड को लेके जाएंगे तो हमसे गैर जरूरी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जिनकी लीगल कोई वसअत नहीं होगी। एक तो इसके लिए, तीसरा मैडम एक चीज है कॉमन एक्सपोर्ट वेयर हाउस। कॉमन एक्सपोर्ट वेयर हाउस की जो एक पर्सन कॉमन एक्सपोर्ट वेयर हाउस के अगेंस्ट अपना इनपुट रॉ मटेरियल मंगवा लेता है, लेकिन उसे वो BCD को सेल नहीं कर सकता अगेंस्ट एक्सपोर्ट जीडी। एक तो ये सिस्टम भी मौजूद नहीं है सिस्टम में, ये वर्क मॉड्यूल में। तीसरा मैडम एक क्वेश्चन है बेसिक अलाउड बाय IOCO, जब बेसिक अलाउड हो जाती है तो उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस बेसिस पे लेने की क्या जरूरत पड़ती है, क्या उसमें कोई रेवेन्यू लॉस आ रहा होता है? हालांकि उसकी इनपुट की जितनी भी कॉस्टिंग होती है वो की होती है इन शेप ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, और इट्स मीन कि अगर आप बेसिस पे ड्यूटी टैक्सेस ले रहे हैं तो फिर IOCO का जो कहने के कॉन्सेप्ट है वो फिर खत्म हो जाना चाहिए। मैडम एक और जल्दी कर जल्दी। मैडम 5वां है ड्यूटी पेमेंट चालान, इसको अगर वीबॉक का हिस्सा बना लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस लोग जो सेल टैक्स पे करते हैं वो इन शेप ऑफ कहने की पेनल्टी हो गई, उसकी एडजस्टमेंट वो नहीं ले सकते, तो उसको भी अगर वीबॉक का हिस्सा बना दें और लोगों को एडजस्टमेंट टाइमली मिल जाए। बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिनको इनको एडजस्टमेंट मिलियंस में है, अभी तक उनको एडजस्टमेंट नहीं मिली क्योंकि पराल वीबॉक के साथ अटैच नहीं है, उसकी वजह से उनको पर्सनल लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। ये प्लीज अगर इसको वीबॉक का हिस्सा बना दें तो मेहरबानी होगी। ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि ड्यूटी पेमेंट चालान जो है वो वीबॉक में रिफ्लेक्ट नहीं होता, स्पेशली सेल्स टैक्स की जो पेमेंट आप करते हैं, एंड अगेन दैट इज ऑन द वेस्टेज, और वो आप उस वेस्टेज की बात कर रहे होंगे जो ये स्टील और स्क्रैप के एलिमेंट हैं जो नॉट रिलेटेड, मोस्टली नॉट रिलेटेड टू टेक्सटाइल, ये तो हो जाएगा वीबॉक में। वी हैव टेकन दिस अप विद द रिफॉर्म्स टीम, हमने उनको लिखा है, वो उस पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपने एंसिलरी रिकॉर्ड को भी अपने रूल भी मेंशन किया, और आपने कहा गैर जरूरी और गैर कानूनी कानून रिकॉर्ड आपसे मांगते हैं। पहले तो काइंडली आप मुझे गैर कानूनी की लिस्ट फराहम कर दें ताकि मैं डायरेक्शन दे दूं कि वो गैर कानूनी जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपसे बिल्कुल कोई ना मांगे। लेकिन ये एंसिलरी रिकॉर्ड की जो प्रोविजन रूल्स में है उसमें ये है कि अगर आपकी कोई किसी भी टैक्स पेयर की कोई डिस्क्रिपेंसी ऑडिट में निकल रही है तो उसके लिए हमें कोई एडिशनल रिकॉर्ड रिक्वायर्ड हो तो हम वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकें।
दूसरा आपने वेस्टेज के बारे में बात की थी कि आईओसीओ में हम उस पर ड्यूटी टैक्सेस क्यों चार्ज करते हैं जो वेस्टेज आप लोकली करते हैं, सेल आउट करते हैं। इसमें गुजारिश ये है कि किसी इंडस्ट्री की वेस्टेज की रेशो कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। जैसे टेक्सटाइल की अनुप साहब ने फरमाया अराउंड 20% है, कॉपर एंड निकल के जो कॉपर के एक्सपोर्टर्स हैं उनकी 90% है। तो वो जो इम्पोर्ट करते हैं वो तो ड्यूटी फ्री करते हैं, ठीक है। तो वो जो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट करते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट अलाउ करती है कि वो एक्सपोर्ट करें, नॉट फॉर लोकल डोमेस्टिक यूज। बट वो 90% और 20% पर लोकल मार्केट में ही जा रहा होता है। तो उसमें जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का राइट है कि वो आपसे ले। तो इसमें तो ये है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर लोकली आप उसको कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में आपको कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैडम रूल्स में ये डिफाइन है कि कस्टम ड्यूटी वेस्टेज पे नहीं बनती। नहीं, I don't think so. ऑफ द सेक्शन में ये लिखा हुआ है। वो हम ऐसा करें कि जो आपका कंसर्न है ना, आप रजा बाकी साहब को दे दें। हम टुवर्ड्स द एंड जितने ऑपरेशनल या पॉलिसी रिलेटेड हमारी होंगे ना एम्बिग्विटीज, हम वो सारों को एड्रेस करके ना एक कलेक्टिव अब लिख के हमें दे दें बजाय इसको। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जी जी भाई, अब अपना तारुफ करा दें। जी सर, मैं अदनान अहमद कोहिनूर टेक्सटाइल से जी। मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम कलेक्टर का। हम EFS में आ चुके हैं और विद इन मंथ हमारी जो है एप्लीकेशन प्रोसेस हुई और हमें अलाउ कर दिया गया कोटा। तो बड़ा स्पीडी काम हुआ है, तो इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे कंसर्न जो है वो सिस्टम से रिलेटेड ही हैं बेसिकली। मैं सिर्फ इंश्योर ये करना चाह रहा हूँ, चीज़ें तो डिस्कस हो चुकी हैं, मैं इंश्योर करना चाह रहा हूँ कि हमें जो भी बैलेंस स्टेजेस हैं, जो भी हमारा इनपुट आउटपुट है, वो अभी भी वॉक में तो हम लोगों को पता चल रहा था कि जी इतना आपका कोटा अलाउ है, इतना आपने यूज कर लिया है। अभी जो हम EFS में आए हैं तो उसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही। और कि आपने प्लांट एंड मशीनरी की इंपोर्ट की है तो उस पे कितना अवेल कर चुके हैं अपना जो भी हमें कोटा दिया। डेबिटिंग भी हो जी जी वो हम देख लेते हैं सिस्टम में, एक बार ये चेक कर। और दूसरा हमारे ख्याल में हो गए। आई थिंक ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें इश्यूज कवर हो गए हैं। तो इंशाल्लाह परसों के जो वर्कशॉप है उसमें आपकी जो ये वाले इश्यूज हैं, ये हम उसमें आपको डेमो दे देंगे कि आप सिस्टम में किस तरह ये कर सकेंगे। वर्कशॉप जो अटेंड करेंगे उसमें जो भी इधर क्वेश्चन पूछे वो अपना कंसर्न इन राइटिंग रजा बाकिर साहब को दे दें ताकि हमें पता हो कि हम कोई डुप्लीकेट नहीं कर रहे चीज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं JK स्प्रिंग फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। अर्शद मेरा नाम है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर। अगर आप सिर्फ अगर आप हम पहले इन हाउस क्वेश्चंस जल्दी से आंसर कर लें, फिर हम जूम वाले भी ले लेते हैं। सिर्फ आप हमें जस्ट गिव अस 5 मिनट्स। जी सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद मंशा हूँ मनु ग्रुप से, मनु आर्ट टेक्सटाइल से। सर हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 4 मंथ पहले EFS के लिए अप्लाई किया था। तो मेरी फाइल एट द टाइम ऑफ अप्रूवल आकर रुक गई कि उसमें मुझे ये नहीं पता था कि मैं जब ऑडिट करवाऊंगा आफ्टर 4 ईयर एज इंडेक्स एक्सपोर्टर, तो मुझे ऑडिट में क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। कि आया कि मैं अपने एक्सपोर्टर से जिसको मैं सेल कर रहा हूँ उससे कुछ डॉक्यूमेंट मैंने लेके देने आपको, यानी कि SRO 957 में कोई भी ऑडिट के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है कि आप यानी कि ऑडिट के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट देंगे। दूसरा सर इसमें कुछ मेरा सिस्टम के हवाले से है, यूजर सपोर्ट सिस्टम के हवाले से। यूजर सपोर्ट सिस्टम में कुछ HS कोड जब हम डाटा एंटर करते हैं अपना जो उनकी फील्ड्स है उस फील्ड को फिल करते हैं तो उस फील्ड में कुछ HS कोड को वो रिकॉग्नाइज करता नहीं है, यानी कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहते हैं जी ये आपका हम इसको नहीं अलाउ करते हैं। तो सर इसकी क्या रीजन है कि कुछ ऐसा HS कोड जो हम यूज कर रहे हैं अपनी मशीनरीज के अंदर वो आपके में क्यों अलाउ नहीं है। अब हो गया, सही कर दिया। HS कोड को चलाओ नहीं है। वो जो आप फरमान हैं HS कोड्स वाला वो तो रेक्टिफाई हो गया। अगर आप दोबारा अपनी जाके ID में लॉग इन करेंगे तो आप चेक करें वो तो रिजॉल्व हो गया। चलो एक ठीक है। दूसरा मैम हमने जस्ट मेल कर दें। दूसरा आपने फरमाया कि अभी आपके पास EFS का लाइसेंस है। लाइसेंस नहीं है अभी, मेरा अप्रूवल के स्टेज पे है। अभी हमें पता नहीं है कि अब मैं उसको ऑडिट कैसे करवाएंगे। लेकिन EFS का तो लाइसेंस ही भाई आपके पास नहीं है। अभी पहले कौन सा लाइसेंस है आपके पास? देखिए अभी मैं एज ए DTR
DTRE यूजर था, मैं अब EFS के ऊपर आना चाह रहे हैं। ठीक बात। EFS के लिए जो आपने 957 इंट्रोड्यूस करवाया सर, तो ऐसा हम अप्लाई करने के लिए गए MDCO में, तो हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको कर दी, सारी फाइल हमारी रेडी हो गई, सुपरिटेंडेंट के पास चली गई MDCO को। पर हमने उनसे क्वेश्चन किया, हमने कलेक्टर कस्टम से भी क्वेश्चन किया कि जब हम सारा कुछ अपना अवेल कर लेते हैं, फैसिलिटी में मिल जाती है, तो एट द टाइम ऑफ ऑडिट हमें क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, कि हम क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो ऑडिटर होगा उसको क्या डॉक्यूमेंट देंगे? कि आप पहले तो लाइसेंस ले लें, जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो ये सेकंड स्टेप है ऑडिट का, और यू विल हैव अ नंबर ऑफ इयर्स टू गो थ्रू के जी आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। उसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, जहां तक मेरा नॉलेज काम करता है, वो यही है कि आपकी इंपोर्ट चेक होगी, आपकी एक्सपोर्ट चेक होगी, आपकी इनपुट आउटपुट चेक होगी, कि जो आपने मंगवाया वो ड्यूटी फ्री आपने एक्सपोर्ट कर दिया, जो और स्कीम्स में है। DTRE में भी यही है, जो जस्ट उसकी है, जो MDCO में भी यही है, EOU में भी यही है कि आप इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर रहे हैं, वो आपने मैन्युफैक्चर किया और एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये जो 3-4 चीजें हैं यही चेक होगी EFS में, इसके अलावा कुछ चेक नहीं होगा। मैम वो तो क्लियर होना चाहिए ना कि SRO के अंदर ये मेंशन होना चाहिए था कि ऑडिट एट द टाइम ऑफ ऑडिट हमें कंफ्यूजन खत्म हो जाए हमारी, नहीं है SRO। हाँ बताइए। एक्सप्लिसिटली SRO में डॉक्यूमेंट्स तो मेंशन नहीं है, क्योंकि लाइक आई मेंशन कि PCA ऑडिट कंडक्ट करेगा और दे वुड आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यू। EFS का ऑर्डर शिफ्ट हो जाएगा। आई नो कि वो PCA करेगा, PCA भी हमारा ही देखना है, लेकिन उसमें जो कागजात रिक्वायर्ड होंगे वो यही होंगे जो आपके इंपोर्ट से और एक्सपोर्ट से रिलेटेड होंगे। आप ये चाहते हैं SRO में मेंशन दो? जी जी बिल्कुल। चलिए वो हम नोट डाउन कर लिया है, वो फिर भी अभी कैन वेट। अच्छा, सेकंडली एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा इसमें कि एज ए डायरेक्ट एक्सपोर्टर, क्या मेरी जो मैं सेल करता हूँ अपने कस्टमर्स को, और कस्टमर आगे से वो सेल करके वो डायरेक्ट एक्सपोर्टर एज एक्सपोर्ट करता है, तो क्या ये चेन कवर हो जाती है EFS के अंदर? हाँ हो जाती है। हम इस पर ठीक है मैम। पर सर वर्कशॉप जरूर अटेंड करना, उसमें आपको और मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। कोई ऑपरेशनल इशू तो तब हम रेज कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि फिर जूम वालों को भी एड्रेस कर लें जल्दी से। जी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी ग्रेटफुल, आपने मुझे भी कह दिया कि डायरेक्ट किया ये सेमिनार अटेंड करने। मेरा नाम मोहम्मद इरफान कादरी है, मेरा एटमा से ताल्लुक नहीं है, मैं हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर से आया हूँ। कंसिडेंटली सेमिनार्स पुराने अटेंड नहीं कर पाए थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द फर्स्ट DTRE यूजर। जो DTRE स्कीम आई अप टू डेट हमने तकरीबन 130 के करीब DTRE अप्रूवल्स ले ली और मोर देन 126 हमारे ऑडिट्स भी हो गए। माय क्वेश्चन जी, इस वक्त हमने एक अप्रूवल अप्लाई की है जो कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह वेरी काइंड आपने अलाउ कर दी है, और बट हमारी 4 या 5 DTRE अप्रूवल्स ऑलरेडी चल रही हैं जिन्होंने अपने अलाउड टाइम में एक्सपोर्ट हो जाने। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी कभी वायलेट नहीं किया, जो अलाउड टाइम में ही हमने एक्सपोर्ट किया है। हम EF में आना चाह रहे हैं स्कीम पे, लेकिन माय क्वेश्चन के हाउ विल वी एंटर, जो हमारी पुरानी चल रही हैं DTREs वो आई थिंक मई में एग्जॉस्ट हो जाएंगी, मई तक। बट अब आपने हमें कहा कि आप जब अपनी नेक्स्ट अप्रूवल्स अप्लाई करें रिक्वेस्ट, तो वो आपको EF में ही अप्लाई करनी होगी। मैं एग्री कर रहा हूँ इसको, बट जो हमारी एक क्वेश्चन है, जो हमारा 4 या 5 जो एग्जॉस्ट होंगी मई में, उनका स्टेटस क्या होगा? और सेकेंडली हम अपने इंजीनियरिंग सेगमेंट में बहुत क्विकेस्ट और अर्लीस्ट अपनी एक्सपोर्ट्स कर देते हैं, और प्रिस्क्राइब्ड टाइम में हमारे ऑडिट्स भी, रिकंसिलिएशंस भी टाइम पे फाइल हो जाते हैं और ऑडिट्स भी हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया 125 130 में से हो चुके हैं। अब ये EF स्कीम में ऑडिट आप बता रहे हैं कि टाइम के बाद लाइक 2 years या 3 years के बाद होगा, तो हमें क्या हम तो तकरीबन अपनी DTRE अप्रूवल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, और हमारे ये नहीं होता कि वो MDCO की तरह के कोटा चल रहा है और उसमें एग्जॉस्ट कर लें। तो आप काइंडली हमें ये बताएं कि जब हम 4 साल के बाद या 3 साल के बाद ऑडिट करवाएंगे, तो वो हमारी तो एटलीस्ट साल में तकरीबन कोई एट एन एवरेज 16 से 18 DTRE अप्रूवल्स हुई होती है। तो 4 साल में वो फिर हम 50
इकट्ठा ही करवाएंगे, क्या होगा वो ऑडिट उस टाइम हमारा क्या बनेगा। तो सर थोड़ी वक्त की किल्लत है और हमारे अपनी इंडस्ट्री वाले बहुत बैठे हैं उधर भी और इधर भी, तो मैं आप बुरा नाम रहे मैं उनको तरजीह देना चाहूंगा। मैडम छोटा सा कमेंट कर दूं जी मैं कुछ बिल्कुल क्विक शॉर्ट आपकी मैं बात को एंडोर्स करूंगा। आपने ये कहा कि जो इतने छोटे छोटे इरिटेंट्स हैं और जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक द स्टाफ इज वेरी वेरी कोऑपरेटिव, इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएंगे और मेंबर साहब भी बैठे हुए हैं। एक मैं आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूँ कि टिल दिस इरिटेंट्स आर सॉल्व्ड आप एक्सपोर्ट इनपुट आउटपुट को देख लें। अगर इनपुट और आउटपुट में 15% एडिशन हो रही है एक्सपोर्ट में, आप उनको तो आके बंद करके दें और आगे चलें और मेंबर साहब से। सर यही स्पिरिट है और मैं रज़ा बाकिर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको डॉक्यूमेंट करके ना हम एक अपनी रिक्वेस्ट पुट अप कर देंगे। मेंबर साहब भी सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल बात पहुंचाएंगे। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद है, कोडी गवर्नमेंट से मेरे पास आया तो मैंने ना ईएफएस के लिए अप्लाई किया था। आपके स्टाफ ने कोऑपरेट काफी किया माशाल्लाह, फाइल मेरी प्रोसीड हो गई, ऊपर पिटिशनर साहब के पास भी गई है, स्टॉक टेकिंग भी हो गई है उसमें। बस मुझे ये कहा गया कि आपका ऑर्डर जो है आप ऑर्डर जमा करवा दें। मैंने ऑर्डर जमा करवा दिया, क्या मैं रिसीविंग दिखा के क्या मेरी फाइल प्रोसीड हो सकती है? आप हाँ जी हो सकती। थैंक यू सो मच, आपने आगे कोऑपरेट किया हो सकती है। फर्दर क्वेश्चंस बिफोर हम जूम पे ले लें, दो चार सवाल जी। अमीन इंडस होम से सर, रिसेंटली हम ईएफएस यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो टेम्परेरी इंपोर्ट का मॉड्यूल है वो ईएफएस की जब हम एक्सपोर्ट करने जाते हैं उसके साथ लिंक अप नहीं है। हमने प्राल के साथ भी, एक्सपोर्ट के साथ भी कांटेक्ट किया था, उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई कि आपकी टेम्परेरी इंपोर्ट को हम उसके साथ लिंक अप कर दें। तो ये काइंडली इसको भी जरा देखें, जो SR 492 है उसका मॉड्यूल जो है उसके साथ हमें लिंक अप करवा दें ताकि उसकी भी एक्सपोर्ट हो सके उसी तरह सिस्टम में और कोटा डेबिटिंग ऑटोमेटिकली हो। सर अगर आप वो परसों वाला सेमिनार अटेंड कर लेना जो डीजी कस्टम्स रिफॉर्म्स करेंगे तो उसमें आपकी क्वेरी एड्रेस हो जाएगी। ठीक है जी। कोई और फर्दर क्वेश्चन इन हाउस बिफोर मैं जी सर माइक में अगर आप बोल रहे हैं प्लीज। रफीक फ्रॉम मनोज जी। हमारा कुछ 10-12 साल से ना कोई इशू चल रहा है इसमें रिबेट फंड में, वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। हालांकि एफबीआर से हमने कराची जहाँ पे वो हमारा कंसर्न कलेक्टरेट था वहाँ से सारा कुछ किया हुआ है, वो अभी तक वो इशू है कि हमारा फंड वहीं पे पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आपका कराची कलेक्टरेट है? कराची कलेक्टरेट है। फिर ये कैसे आप हेल्प करेंगे? वो तो कराची कलेक्टरेट का इशू है। बाकी अगर आप रज़ा बाकिर साहब से कर लें कोऑर्डिनेट तो वो आपकी इस मामले में हेल्प कर देंगे। ठीक है जी, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, अपनी रिटन रिक्वेस्ट उनको दे दें तो रज़ा बाकिर साहब विल टेक इट। ठीक है जी। वक्त की किल्लत है तो मेरा ख्याल है जूम वालों को हम एड्रेस करते हैं। सबसे पहले जेके वालों का क्वेश्चन है, नवीद साहब इंडस ग्रुप। सर जी सर, मुझे एक जैसे मैंने मैडम को सुबह अभी सुना इनिशियली जब इन्होंने कहा कि 10% वैल्यू एडिशन की रिक्वायरमेंट है ईएफएस स्कीम में, यानी कि अगर आप कॉटन मंगवाएं द यार्न यू विल बी एक्सपोर्टिंग शुड बी 10% मोर और वैल्यू एडेड देन द कॉटन प्राइस। असल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये तो जो चीजें हम मंगवाते हैं ये कमोडिटी आइटम्स हैं, इनकी प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। जैसे कि इसी साल हमने $30 की कॉटन मंगवाई हुई है जो कि अब यार्न की शक्ल में जो जाएगी जिसकी मार्केट इस वक्त 90 सेंट्स है और 80 सेंट्स है, तो उसमें तो वैल्यू एडिशन बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इस स्कीम के तहत अगर हमने कॉटन मंगवा ली और हमारी कमोडिटी की प्राइस गिर गई तो आप मेरी तो सजेशन ये है कि आप जितने आपने हमें पाउंड दिए हैं या किलो दिए हैं उतने किलो हमारे से वापस लें। आपको वैल्यू एडिशन से क्या ताल्लुक है? मैंने सर इसीलिए ये सजेस्ट किया था, फिर अंजुम साहब ने एंडोर्स किया कि हम ये छोटे छोटे इरिटेंट से निकल के ना प्राइस या वेस्टेज रिलेटेड इरिटेंट से लेके अगर किसी ने 1000 टन इंपोर्ट किया तो वो 1150-1200 टन की एक्सपोर्ट शो कर दे हैं। हर चीज चीजों से प्राइसिंग रिलेटेड से। जी सर मेरी अर्ज सुन लेना। देखिए ना 2-3 ही इरिटेंट्स हैं,
दो तीन ही इरिटेंट्स हैं जो हमें जब हम ईएफएस स्कीम में जाने से जो हम डरते हैं। एक सबसे बड़ा इरिटेंट यही है, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू एक्सपोर्ट द किलोस। बाकी तो हमें खुद लॉस हो रहा है उसको एक्सपोर्ट करने में, आपको हम कहाँ से उसमें वैल्यू एडिशन दें? एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि एक चीज बिल्कुल क्लियर नहीं है, शायद वो क्लियर हो और मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, कि जो वेस्ट है अगर कॉटन ड्यूटी फ्री है और उसकी वेस्ट में लोकल बेचता हूं, तो एक ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट पे आप मेरे से क्यों लेते हैं उसकी ड्यूटी? अगर कॉटन की इंपोर्ट ड्यूटी फ्री है, मैं उसको ईएफएस में लेके आता हूं क्योंकि मैंने आगे एक्सपोर्ट करनी है, आई एम सेलिंग सेल्स टैक्स फ्री, और वो मैं ईएफएस में लेके आता हूं, उसकी वेस्ट बेचता हूं, तो जो चीज ड्यूटी फ्री है उसकी जो वेस्ट है उसको आपने ड्यूटी पेड बना दिया। तो इसकी कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक बात भी हमें क्लियर बताएं कि अगर मसलन मैं कॉटन मंगवाता हूं, उस पे 5% ड्यूटी है, और अगर 4-5 महीने बाद वो कॉटन में लोकल बेचना चाहता हूं, तो जो एक्स बॉन्ड में एंट्री जो फाइल करूंगा उस पे मुझे कितनी ड्यूटी देनी पड़ेगी? ये 2-4 चीजें हमें क्लियर बताएं ताकि हम अपनी प्लान आगे कर सकें ना। जी, I'd like to respond from the board से मैं बात करना चाहूंगा। जी सर। जी देखिए, ये जो हमने बात की है, बेसिकली जो सारा एक्सपोर्ट को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमें डॉलर चाहिए हैं। तो अगर कोई इस तरह का सिस्टम हो जिसमें हम $100 जो है बाहर भेजें और उससे हम सामान लें और सामान ले के उतना सामान हम $90 में बाहर भिजवाते हैं, तो जो पर्पस है गवर्नमेंट का सारा इसका कि जी हमें डॉलर मिले, तो डॉलर अगर माइनस में जाएंगे तो वो पर्पस फुलफिल नहीं हो सकता। सो बेसिकली सारी दुनिया की एक्सपोर्ट टॉक्स अबाउट वैल्यू एडिशन, हाई वैल्यू एडिशन। शुरू में भी एप्टमा ने बात की कि जी हम जो है वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं। सो पर्पस तो हमारा वैल्यू एडिशन ही है और हमें डॉलर्स चाहिए, जितने हम भेज रहे हैं उससे ज्यादा डॉलर्स चाहिए हैं। ये कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस हो सकता है कि कभी मार्केट में ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए जिसके अंदर जब आपने इनपुट्स मंगवाई हैं तो वो महंगी हो, और जब आप उसको फाइनली एक्सपोर्ट करें तो वो उससे कम महंगी हो या सस्ती हो। ये फिर केस टू केस बेसिस पे हमें इसकी लेजिटिमेसी देखी जाएगी। अदरवाइज ये दुनिया के अंदर जो बहुत सारे मामला चलते हैं, आई विल नॉट गो इनटू अ लॉट ऑफ टेक्निकल डिटेल्स, बट एक मैं चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, इट इज कॉल्ड ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। देयर आर पीपल इन सिटिंग देयर जो कि ट्रेड की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज करते हैं, पैसे कैपिटल ऑफ फ्लाइट ऑफ कैपिटल के लिए भी यूज होती है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज होती है, और सारी दुनिया की जो एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं वो इसको फोकस में रखती हैं। हमारा भी जो FATF का प्रोग्राम था जिसमें हमने फुलफिल किया है, तो उसमें ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट हमने चेक्स बना के डेमोंस्ट्रेट किए हैं। सो जनरली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि जी आप $100 की कॉटन मंगाएं, उसको इस्तेमाल करने के लिए आप जो बिजली इस्तेमाल करें उसमें फर्नेस ऑयल के ऊपर भी डॉलर खर्च हो, उसकी मशीनरी पे भी डॉलर खर्च हो, और एंड में हम $120 खर्च करके और मुल्क से बाहर भेजें और $90 हम कमा के लेके आए। सो दिस इज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बेंचमार्क्स हैं जो कि रखे गए हैं। हाँ, अगर कोई स्पेशल केस होता है जो कि यूनिफॉर्मली नजर आता है, विच विल नॉट बी, अगर आपका हमेशा बिजनेस मॉडल ये है कि आप हमेशा 100 का मंगवा के 90 का बेचेंगे, तो मेरे ख्याल में तो फैक्ट्रियां बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप 100 की खाली इनपुट लेते हैं और 90 आपको उसकी इनकम आती है, तो कहां से बिजली के बिल देंगे, कहां से मजदूरों की तनख्वाह देंगे, कहां से सब कुछ करेंगे। सो ये जो एक्सेप्शनल चीजें हैं ये एक्सेप्शनल तरीके से डील की जाएंगी। जो हमारी रेगुलेशंस बनी हुई है वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के लिए बनी हुई है, तो वो हम नॉर्मल करेंगे। दूसरा ये है कि जो ड्यूटी फ्री कॉटन मिल रही है या कोई भी इनपुट मिल रही है, वो ड्यूटी फ्री इसलिए है कि आपको एक्सपोर्ट करने के लिए दी जा रही है। तो एक तरीका कार जो नॉर्मल होता था पुराना, वो ये होता था कि पहले आप ड्यूटी और सेल टैक्स दे के इंपोर्ट करें, फिर उसके बाद जब आप एक्सपोर्ट करें तो उस पर आप ड्यूटी ड्रॉबैक ले लें और रिफंड ले लें। इसमें कैश फ्लो ब्लॉक हो जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट का, और वो कहते हैं जी हमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है, हमें बैंक से लोन लेना पड़ता है, जिसमें वो 6% पे एक जमाने में एक्सपोर्ट रिफाइनेंस की स्कीम भी लॉन्च हुई थी कि सस्ता लोन मिल जाए। उसके लिए इसको कहा जाता है ड्यूटी सस्पेंशन रिजीम।
ये ईएफएस है या डीटीआरई है या मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड है या ईओयू है या 492 है, दीज आर ऑल ड्यूटी सस्पेंशन रिजीम्स। जो ड्यूटी सस्पेंशन रिजीम है उसमें ड्यूटी सस्पेंड होती है ओनली फॉर द सेक ऑफ एक्सपोर्ट्स। अगर आप उसको लोकल सप्लाई करेंगे तो उस पे वही वाला ड्यूटी का रेट लगेगा जो कि कमर्शियल इंपोर्टर के ऊपर लगता है। अगर किसी ने उससे कॉटन वेस्ट मार्केट में बेचनी है तो अगर कॉटन वेस्ट की इंपोर्ट पे कमर्शियल एक्सपोर्टर को जो ड्यूटी टैक्स देने पड़ते हैं वही ड्यूटी सस्पेंशन रिजीम वाला जब लोकल सेल करेगा तो ये देंगे। ये पॉलिसी इशू है, ये ऑपरेशनल इश्यूज नहीं है। और ये पॉलिसीज जो है ये इंटरनेशनल दुनिया में जिस तरह से स्कीम्स चलती हैं उसी तरह की बनाई जाती है। इसमें अगर आप चाहें तो पॉलिसी पे हम एक अलग सेशन कर सकते हैं। आज का हमारा सेशन जो है वो बेसिकली पॉलिसी को इतना कवर नहीं करता है, वो हमारे रेगुलेशन को, प्रोसीजर्स को और ऑटोमेशन सिस्टम्स को करता है। यहाँ पे हम स्टॉप कर लेंगे। बहरहाल पॉलिसी की अगर है तो फिर रजा बाकिर साहब जो है उनको सेपरेटली अगर कंपाइल कर लें, हमारी रिक्वेस्ट होगी वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन कि जी हम पॉलिसी को खुद कैसे देखते हैं, दुनिया में क्या होता है, और अगर आपको मसाइल आ रहे हैं तो उस पर वी विल बी विलिंग टू टॉक टू यू अबाउट इट। आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई आपका जो कंसर्न है रिगार्डिंग एक्स बॉन्डिंग, वो भी मैं रजा बाकिर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो एक्स बॉन्डिंग प्रोसीजर है वो बता दें, क्योंकि एक्स बॉन्डिंग प्रोसीजर हर किसी के पास अवेलेबल होता है। तो एक्स बॉन्डिंग की रिक्वेस्ट फाइल करना वो सारा तो मैं बाकिर साहब से कहूंगा कि आपको फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे वालों का था जी। फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ जी, जेके स्पिनिंग से। अरशद मेरा नाम है सर जी। सर मैं ईएफएस का यूजर हूँ और रिसेंटली मुझे प्रॉब्लम आ रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये आया है कि ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन डॉलर और प्राइस रेट की वजह से मेरी वैल्यू कम हो गई है, मेरी क्वांटिटेटिव वैल्यू कम हो गई है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है वो पूरी हो गई है। एक तो सर ये बात है जिसकी वजह से मैं क्वांटिटेटिव वो अपनी पूरी इंपोर्ट नहीं कर सका। क्वेश्चन आपका दूसरा सर मेरा प्रॉब्लम यह है कि मशीनरी मेरा कंपोजिट यूनिट है, मेरी स्पिनिंग भी है, एक्सपोर्ट भी है, हम मिडअप एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसमें मेरी मशीनरी स्पिनिंग जो थी वो विदाउट बॉन्ड थी और मैं इससे पहले 450 में वेयर हाउसिंग ले रहा था। अब हमने जो नई ईएफएस में गए हैं तो हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं नया स्पिनिंग यूनिट। तो उन्होंने हमें उस पर कहा है कि जी आप इसको 50% दे सकते हैं, जबकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम तो पहले ही जीरो ड्यूटी पेड इंपोर्ट की हुई है। अब तो हमें वो फ्री मिलनी चाहिए क्योंकि हमने उसको एक्सपोर्ट के लिए यूज करना है। तो इसमें आप एक चीज कर सकते हैं, फेस वैल्यू एनहांसमेंट ऑफ द बॉन्ड या स्कीम जिसमें आप हैं अप्लाई करते हो, ठीक है, डीवैल्यूएशन हुई है तो आपकी एबिलिटी टू इंपोर्ट रॉ मटेरियल या मशीनरी रिड्यूस हुई है। एंड चूंकि इस वक्त एक ग्लोबल रिसेशन चल रहा है तो मेंबर्स का कंसर्न है कि $100 की चीज मंगा के उसकी $90 की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करें तो ये फॉरएवर तो कंटिन्यू नहीं करेगा। लेकिन आपका एक क्विक आंसर ये है कि फेस वैल्यू एनहांसमेंट के लिए आप अप्लाई कर दें ताकि आपको वहां से मजीद कुशन क्रिएट हो जाए आपके पास। ठीक है सर। और सेकेंडली जो मेरी प्लांट एंड मशीनरी जो है स्पिनिंग की मुझे अलाउ की जाए ना, उसको भी एक प्रॉब्लम आ रहा है वहां पे। उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है? उसमें ये है ना कि मेरी लोकल सेल भी है, मेरी 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट है। तो मेरी जो पहली स्पिनिंग की प्लांट एंड मशीनरी है वो मैंने ड्यूटी पेड मंगवाई हुई है, विदाउट बॉन्ड मंगवाई हुई है। क्योंकि ईएफएस में अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो वो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि तो मैंने एक्सपोर्ट में वो यूज करनी है तो हमें वो मिलनी चाहिए ईएफएस में। मशीनरी तो आपने ड्यूटी पेड मंगाई है? सर वो पुरानी मंगवाई है, कुछ 4-5 साल पहले। जी बिल्कुल मैडम, हम नई मशीनरी जो इंपोर्ट करनी चाह रहे हैं स्पिनिंग की उसमें वो हमारा ये इस्तदा है कि हमें वो ईएफएस में मंगवा के दें आप। ईएफएस पे मंगवा सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। सिर्फ आपकी जो फेस वैल्यू है वो उस हद तक होनी चाहिए कि उस मशीनरी की कॉस्ट उस पे कवर हो जाए।
और आप जो ड्यूटी पेड आपकी मशीनरी ऑलरेडी अगर आपको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आई थिंक सो। बिल्कुल मैडम, ऐसे ही है। हम उसी रॉ मटेरियल के लिए भी हाँ जी बिल्कुल दे दीजिए, वो अप्रूव हो जाएगी तो आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर पाएंगे। अच्छा, तीसरी एक HS कोड के हवाले से है इशू। सेल टैक्स में 4 डिजिट हैं, जबकि हम जब इसमें अप्लाई करते हैं तो 8 डिजिट दे रहे हैं। अभी हमने पीछे जो पुराना मशीन मंगवाई थी तो उसमें आपको पता है कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी होते हैं, तो उसमें ना हमें बड़ा मसाइल आए, हमें दोबारा उसमें देना पड़ा कि उसमें रिवीजन करनी पड़ी हमें एप्लीकेशन में, हमने उसमें HS कोड ऐड करवाने पड़े। तो इस्तदा ये है कि 4 HS कोड होंगे तो ज्यादा मशीनरी के लिए ज्यादा सूटेबल होंगे। या आपके ना ऑडिट के वैसे रिकंसिलिएशन के इश्यूज है, ये इतना मेजर इशू नहीं है। जब आपने एप्लीकेशन दिया है या अब आप जब एनहांसमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो जिन HS कोड्स में आपने इंपोर्ट करनी है ना वो भी अप्लाई कर दें कलेक्ट्रेट में, तो आपका जब अप्रूवल हो जाएगा फिर आपको इशू नहीं रहेगा, आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्त कम है। जी रहमान साहब। First of all, I would like to appreciate FBR and especially member customs. आपने बहुत टाइम दिया हमें on EFS scheme and I'm so glad कि अब ये indirect exports वाला मॉड्यूल रोल आउट हो गया है। इसमें सर एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग पिछले 8-9 महीने से मैनुअल एक्सपोर्ट करते रहे हैं और उसमें इनडायरेक्ट इनपुट्स खरीदते रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मॉड्यूल। तो उसका कोई गाइडेंस एक सिस्टम बना दें कि जो ये पिछली एक्सपोर्ट हमने मैनुअल GDs पे की है उसके अगेंस्ट जो इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल्स यूज हुए हैं वो कैसे इस सिस्टम में अपडेट होंगे। दैट इज वन पॉइंट दैट आई वुड रिक्वेस्ट द FBR टू एड्रेस। Second, sir, we merged two of our companies और उन दोनों EFS यूजर्स थे और हमारा रॉ मटेरियल वो EFS का जो अप्रूवल है वो मर्ज हो गया और रॉ मटेरियल ट्रांसफर हो गया है। However, machinery transfer is still not allowed। ये इसमें 2-3 मेरा ख्याल है 3 महीने हो चुके हैं और कलेक्टर फैसलाबाद ने वो लेटर FBR को भेजा है, आई थिंक आपसे अप्रूवल के लिए मेंबर कस्टम से, कि वो आप अप्रूव करेंगे तो मशीनरी अलाउ होगी फ्रॉम वन EFS अप्रूवल टू द अदर एंड दिस इज अ केस वेयर 2 कंपनीज हैव बीन मर्ज्ड। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो अप्रूवल अगर एक्सपेडाइट हो जाए। ये कंपनी का नाम अहमद फाइम टेक्सटाइल मिल्स है सर। जी, ये हमारे जो पॉलिसी साइड के ऑफिसर्स हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि लेटर उनके पास आ गया है एंड ये कलेक्टर को ये रिस्पांस इसी हफ्ते में इनकी तरफ से इशू हो रहा है ताकि ये आपका जो है मशीनरी की ट्रांसफर वाला इशू है वो ये यहाँ से क्लैरिफिकेशन उनको दे के और करा देंगे, इंशाल्लाह वो रिजॉल्व हो जाएगा। एज फार एज ये जो आपकी पुरानी मैनुअल GDs वाला है, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो DG रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन है कि जी ये जो पेंडिंग जो भी चीजें हैं उनको अगर ये देख लें ताकि ये भी रिजॉल्व हो जाए, स्मूथ इनका सिस्टम के अंदर सारा डेटा वगैरह चल जाए। जी इमरान, आई होप यू आर नोटिंग दिस। जी सर, आई एम विद यू सर। इनका जो पहला इशू है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट वाला तो वो तो हम कर देंगे। इनको जो बैलेंस है आई थिंक वी विल नीड टू लुक एट इट कि वो बैलेंस को कैसे फीड कर सकते हैं अपने विद इन द सिस्टम ताकि जो पुरानी ट्रांजैक्शंस हैं वो हम कवर कर सकें। और सर जो मर्जर वाला है आई थिंक दैट हैज बीन एज फार एज आई अंडरस्टैंड हमने जो रिसेंट डेवलपमेंट की है तो उसमें मर्जर के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो डिप्लॉय हो चुकी हैं। तो आई थिंक पर्सनल के जो वर्कशॉप है उसमें ये चीजें ज्यादा डिटेल में सामने आ जाएंगी। थैंक यू सर, मच अप्रिशिएटेड। थैंक यू रहमान साहब। वी विल आई आल्सो आस्क रजा बाकी साहब कि वो कोऑर्डिनेट कर लें जो परसों की वर्कशॉप है वो आपका कोई टीम मेंबर अटेंड कर ले ताकि ये जो मैनुअल फाइलिंग ऑफ GDs चल रही है इन इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, आई एम श्योर उसमें DG साहब जो हैं will have a solution to it.
Next question before we close today's overall session. Faisal Parvez. जी, Faisal Parvez साहब. सर थैंक यू सर, बस आपसे अप्रिशिएट करना था सर. इनडायरेक्ट मॉड्यूल वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और फेस वैल्यू हमारे को इमरान साहब ने कहा कि वो भी आ जाएगा, दैट वाज इम्पोर्टेंट. और सर वो जो ड्यूटी कैलकुलेशन वाला एक इशू चल रहा था, आई थिंक द क्लैरिफिकेशन हैज बीन इशूड टू द कलेक्टरेट्स, तो वो अगर वो ठीक करवा दें सर, उसकी वजह से एक्चुअली मैंने सुना है कि 4-5 प्रॉब्लम्स इस वजह से आ रहे हैं, जो ये फेस वैल्यू की और जो लाइसेंस रुक जाता है, जो क्लियरेंस रुक जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ द ड्यूटी कैलकुलेशन. तो वो आपने ऑलरेडी यहाँ से इशू कर दिया है एफबीआर से क्लैरिफिकेशन. अगर वो हम मॉड्यूल में ठीक करवा लेंगे तो इंशाल्लाह वो 4-5 इश्यूज उसकी वजह से निकल जाएंगे. बाकी तो आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन. ठीक है फैसल परवेज साहब, we will take this up. And any other specific comment that you might have? सर पूछ रहे जी मैं जी फैसल साहब जी क्लोज कर लें. इतना कहूंगा जी कि इग्नोरेंस के नो एक्सक्यूज. हमें सबको रूल और रेगुलेशन पढ़ने चाहिए. अनफॉर्चुनेटली हम नहीं पढ़ते ना, हम स्टाफ रखा है कि आज जो हमने डिस्कस किया है इसको किताब की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि अंडर सच वी आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट. दूसरा ये था कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला वाकया हुआ है, तो मेरे दोस्त ने क्वार्ट आउट किया, मेरे को सामने जवाब दिया, रॉ मटेरियल ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है और एंड प्रोडक्ट सस्ता. अब उसमें तो 50% डिसीजन. अब उसके अगर वही कंडीशन आगे लगाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा कहा फैक्ट्री बंद हो रही है, मजीद और हो जाएगी, तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले. दिस इज वन एक्सेप्शन. 75 years में I'd like to respond from FBR. जी बिल्कुल, वो हमने जो बात की थी वो यही कहा था कि जी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस और हैं और एक्सेप्शनल और हैं. वी वुड लाइक कि ये जो एक फिनोमेना आया है जो बड़ा हार्डशिप का है, एंड वी आर सिंपैथेटिक, वेरी सिंपैथेटिक टू आवर मैन्युफैक्चरर्स, एप्टमा वाले, बाकी वाले, कि यू आर कॉट इन दिस सिचुएशन जहां पे आपने महंगी चीजें खरीदी हैं और आगे आपकी प्राइसेस ड्रॉप कर गई हैं. तो वी वुड रिक्वेस्ट कि एप्टमा के फ्लोर से ही इस चीज को हाईलाइट करके भिजवाया जाए, ताकि इस पीरियड में जो ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन है उसके ऊपर बोर्ड जो है अपनी कलेक्ट्रेट्स को बता दे कि इसको इन अकॉर्डेंस विद मार्केट कंडीशन ही देखा जाए. वी विल बी विद यू. हम नहीं बिल्कुल चाहते हैं कि आप इतने मुश्किल के जमाने में मजीद हार्डशिप फेस करें. तो ये रजा बाकिर साहब अगर इसको फ्रेम करके प्रॉब्लम को बोर्ड भिजवा दें तो हम इसके ऊपर अपनी कलेक्ट्रेट्स को भी वो कर देंगे, लेके चलेंगे. हम आपके ऊपर कोई ऐसा बोझ नहीं उठाएंगे, डालेंगे क्योंकि जस्टिफाइड नहीं है. हम आपको फेयरली ट्रीट करेंगे, इंशाल्लाह इसके अंदर भी करेंगे. मेरा ख्याल है कि अब मैं बोर्ड की तरफ से क्लोज कर देता हूं और फिर आपकी तरफ से, एप्टमा की तरफ से क्लोज हो जाए. आई एम वेरी हैप्पी टू नोट कि हमारी कुछ चीजें हो गई हैं. आई एम वेरी हैप्पी टू नोट कि जो मेरी लाहौर में टीम बैठी हुई है उनके हवाले से मुतमईन है हमारे एप्टमा वाले कि उनको उनकी सुनवाई हो रही है, उनके मसाइल हल हो रहे हैं, उनके काम हो रहे हैं इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. जो बाकी कुछ इश्यूज सामने आए हैं वो भी उन्होंने नोट किए हैं और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि जैसे पीछे मसाइल हल हुए हैं, ऑफिसर्स उसको मसलों को हल करेंगे. जो मेरी टीम है यहाँ पे रिफॉर्म ऑटोमेशन वाली, उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स पे डिलीवर किया है. आई एम वेरी हैप्पी टू नोट दैट. और इंशाल्लाह बाकी भी जो उन्होंने प्लान्स दिया है उसमें हम आपके साथ डिलीवर करते रहेंगे. एंड जो मेरी यहाँ पे एफबीआर की मेरे साथ टीम बैठी है ये भी हर एक चीज को नोट कर रहे हैं. हमारी आपके साथ कमिटमेंट है कि हम आपके साथ खड़े हैं. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके साथ खड़ी है, एफबीआर आपके साथ खड़ा है, पाकिस्तान कस्टम्स का महकमा आपके साथ खड़ा है. These are difficult times. We want you to be competitive in the world. We want you to be able to compete with Bangladesh, with Thailand, with other countries. उसके लिए जो भी हमारे बस में अंडर द लॉ होगा वो हम आपके लिए करेंगे. और इंशाल्लाह इसकी हम चाहेंगे कि 1 महीने के बाद फिर जो नवंबर का प्लान दिया हुआ है
उसके बाद हम दिसंबर के पहले हफ्ते में फिर एक मीटिंग करके देखें कि हमारी कहाँ तक चीजें पहुंची हैं, ईएफएस की रजिस्ट्रेशन कहाँ पे आगे चली है। जो मेरे यहाँ पे साथी बैठे हैं, नैयर शफीक साहब, कलेक्टर संबड़ियाल, उन्होंने भी काफी सारी एसोसिएशन से अदर देन एप्टमा भी मुलाकातें की हैं, चीजें नोट की हैं। सो वो भी कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं। सो मेरी तरफ से यही कमिटमेंट है एफबीआर के बिहाफ पे, पाकिस्तान कस्टम्स के बिहाफ पे, कि इंशाल्लाह इसी तरीके से हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे और प्राइवेट सेक्टर हमें बताएगा कि उनको क्या चाहिए, इंशाल्लाह हम डिलीवर करके देंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम एफबीआर। सर वेरी काइंड ऑफ यू मेंबर साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम रवाब सिकंदर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैडम अमरीन तारड़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबशर बेग साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इमरान मोहम्मद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा जो आखिरी सेशन लगा था उसमें शायद आपने देखा हो कि हमारे सवालों में सख्ती ज्यादा और एप्रिसिएशन कम थी। इस सेशन में आपने देखा है कि माशाल्लाह आपने और आपकी टीम ने प्रोग्रेस की है, तो हमारे सवालों में सख्ती कम एंड एप्रिसिएशन ज्यादा हुई है। तो मैं आपकी इस चीज को बिना वंस अगेन आपको सलूट करता हूँ। एंड अगर ये कोऑपरेशन हमारा चलता रहेगा तो हमारे डिफरेंसेस कम होते रहेंगे। ऑब्वियसली हमारे ज्यादा पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज हैं या प्रोसीजरल इश्यूज हैं, तो हम ये सारी चीजें आज के सेशन की डॉक्यूमेंट करके आपको जवाब। थैंक यू सर, वेरी काइंड, वेरी काइंड। रणजीत, थैंक यू एंड ओवरऑल। That's the question. एक दो ऑफेयर हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो निकल काफी ना, ये तो कहीं और से बात है, ये तो कंप्लेंट। मेरी रिक्वेस्ट है, इतनी इम्प्रेसिव डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन दी है माशाल्लाह, ये हमें इसकी एक हार्ड कॉपीज एप्टमा को हम सबको डिस्ट्रीब्यूट होती है कि आपने दीगर स्कीम्स के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस किए। हम स्कीम को एसआरओ को पढ़ेंगे तो सही, बट दिस प्रेजेंटेशन विल मेक बाकी सब आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करते हैं और बाकी सब